हेलो फ्रेंड्स, आज के इस YouTube वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आज हम ये देखेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। चलिए केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर दो सवाल हैं। वाई डू केमिकल्स और एटम्स मेक बॉन्ड्स एंड व्हाट इज़ अ बॉन्ड। तो सबसे पहला तो हमको ये सवाल का जवाब ढूंढना है कि कोई भी केमिकल या एटम बॉन्डिंग करता क्यों आखिर बॉन्डिंग होती है, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई बॉन्डिंग करने की। एक एटम है, सिंपल नेसेंट कंडीशन में एटम रहे, अपना एलिमेंटल कंडीशन में रहे, उसको बॉन्ड बनाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। और बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनता क्या है, क्या होता है एक्चुअली इस बॉन्ड के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले हमको थोड़े से फंडामेंटल समझने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल के। फंडामेंटल हमको समझने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल के। तो हमने देखा यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है। अब जो मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल दी थी, बाद में उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया गया। एक लेआउट यहाँ आपके सामने पीरियोडिक टेबल का बना हुआ है। थोड़ा डिस्कशन हम लोग पीरियोडिक टेबल में करते हैं। ये फर्स्ट ए ग्रुप है यहाँ पर, और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ये हो गई इनर्ट गैसें, ये एर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। यहाँ से शुरू करके और इस तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, और इस पीरियोडिक टेबल में जो ये बना हुआ है इसको हम बोलते हैं ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे इस ग्रुप के हिसाब से भी, जो एलिमेंट हैं उनके कैरेक्टर्स इस ग्रुप के हिसाब से ही पीरियोडिक टेबल में उनको रखा गया है। वो कैरेक्टर इस ग्रुप के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा कि इनको जो फर्स्ट ए से लेकर के और यहाँ इनर्ट गैसेस एर्थ ग्रुप में जो इन एलिमेंट्स को सजाया गया है, इनको रखा गया, उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया। तो पीरियोडिक टेबल आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, इसको थोड़ा सा हल्का सा हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो उसका जो क्राइटेरिया रखा गया, उस क्राइटेरिया में जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉनों के नंबर के आधार पर ही एलिमेंट्स को इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक, अब इस पीरियोडिक टेबल में देखिए कुछ जो कैरेक्टर्स हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के, वो यहाँ पर कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। जैसे लेफ़्ट से राइट में हम बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एलिमेंट्स की बढ़ जाती है। लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ जाती है। जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। जैसे ही राइट से लेफ़्ट ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ऊपर से अगर नीचे आते हैं एटॉमिक हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे ही राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर भी बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी बढ़ती चली जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इतने सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं। ये कैरेक्टर्स आखिर डेवलप क्यों हुए, सबसे बड़ा कारण हमको ये समझना है कि ये कैरेक्टर्स डेवलप क्यों हुए। तो अब यहाँ जो पहला एलिमेंट है, ग्रुप ए का पहला एलिमेंट यहाँ पर हाइड्रोजन है। फिर यहाँ एर्थ में जो दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो हीलियम है। तीसरा जो है वो यहाँ पर लिथियम है। ठीक, अब हाइड्रोजन नंबर 1 पर था, हीलियम नंबर 2 पर था, लिथियम नंबर 3 पर था। जब हमको पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाना था, तो हमको एक सीधी लाइन बना देनी चाहिए थी। इनको ग्रुप्स के अंदर अलग अलग डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता क्या पड़ी, इनकी स्टडी करनी थी। तो पहले तो जो कॉमन कैरेक्टर थे उस हिसाब से इनको रखा गया। फिर मैंने बताया ना कि आउटर मोस्ट शेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस हिसाब से इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब जब पीरियोडिक टेबल के हम डिटेल्स देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे जो फर्स्ट ए ग्रुप है उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे। इसी तरीके से जब हम ग्रुप एर्थ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, हमने बात करनी शुरू करी थी कि बॉन्डिंग क्यों होती है और बॉन्ड क्या होता है। इस
एलिमेंट पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही एलिमेंट्स की अपनी अपनी रिएक्टिविटी है। जिस एलिमेंट की एनर्जी जितनी ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है, वो रिएक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, यहाँ पर कहीं कार्बन है, यहाँ पर कहीं कार्बन है, तो अलग अलग एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट का अपना अलग अलग करेक्टर है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन करता है ये अपना करेक्टर लूज़ कर देता है, यानी जो हाइड्रोजन का करेक्टर होगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जब वाटर में बदलेगा तो इस वाटर का करेक्टर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का करेक्टर अलग है, ऑक्सीजन का करेक्टर अलग है और इस वाटर का करेक्टर बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके जब वाटर बनाया तो इसमें करेक्टर पूरा इसका चेंज हो गया, इसने अपनी आइडेंटिटी जो थी वो लूज़ कर दी। हाँ, एक बात। दूसरा, जितने भी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है उनको पता है कि एक न एक दिन हम किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, या अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो एक न एक दिन हम किसी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने सबने देखा कि जो ग्रुप 8 के एलिमेंट हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। इवन ये अपने ही दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जब ये अपने किसी दूसरे एटम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनको लगभग मान लिया जाए कि ये क्या हो जाते हैं, ये इमॉर्टल हो जाते हैं, ये इमॉर्टल हो जाते हैं। एक बार इनर्ट गैसेस स्ट्रक्चर बन गए तो वो समाप्त होते ही नहीं हैं, वो बिल्कुल एकदम रिजिड हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसका जो लास्ट ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके नंबर पूरे हो जाते हैं, इस वजह से वो इमॉर्टल हो जाते हैं। अच्छा, मरना कौन चाहता है? तो जितने भी इधर के एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल के, वो सारे एलिमेंट ये सोचते हैं कि हम क्या करें, हम भी इनकी तरह इमॉर्टल हो जाए, हम भी इनर्ट गैसेस की तरह इमॉर्टल हो जाए। अब इनर्ट गैसेस की तरह अगर बनना है तो इनर्ट गैसेस जैसा स्ट्रक्चर हमको अपना बनाना पड़ेगा, हमको अपना बिहेवियर वैसा करना पड़ेगा। तो ये सोचते हैं कि अच्छा हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो हम अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लूज़ कर देंगे, एनर्जी को लूज़ करके और हम इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर जो है वो अटेंड कर लेंगे। अब इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर है क्या? उस स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 नंबर कॉमन हो गया कि जितने भी हैं हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के अंदर सिर्फ एक ही शेल है के, और के के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, इसलिए हीलियम का डुप्लेट पूरा होता है। बाकी जितने भी इनर्ट गैसेज हैं इनका सबका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब जितने भी इधर के एलिमेंट्स थे सबने ये देखा कि यार इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, और ऑक्टेट पूरा होने की वजह से ही ये स्टेबल हो गई, और स्टेबिलिटी इतनी कि लगभग इमॉर्टल हो गई। तो जितने भी एलिमेंट्स इधर के थे उनके सबके अंदर होड़ लगे कि अब हमको भी क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं कंप्लीट। इसी को केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं, यही केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता है। तो सारे ही एलिमेंट्स के अंदर होड़ लग गई कि हमको भी इमॉर्टल होना है, हमको भी स्टेबल होना है, इसलिए हमको भी अपना स्ट्रक्चर ऑक्टेट पूरा करके अपना स्ट्रक्चर स्टेबल करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर हम ले लें 8 के पहले ये 7 है, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स। 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है, ये हेलोजेंस है, इनको हेलोजेंस कहा जाता है। इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 8 नंबर पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 नंबर पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके पास जो डिफिशियंसी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है इसके पास। अब जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, बाज़ार में कोई सामान 100 रुपये का मिल रहा है और मेरे पास 10 रुपये है और आपके पास 90 रुपये है। अब अगर मैं ये सोचूं कि 100 रुपये का सामान लेने के लिए मैं 90 रुपये आपसे बोरो कर लूँगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप मुझे वो 90 रुपये नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि वो 100 रुपये का सामान लेने के लिए आप मुझसे 10 रुपये बोरो कर सकते हैं, तो हो सकता है 10 ही रुपये मेरे पास मैं दे दूंगा, मैं 90 आपसे मांग नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं 10 अपने आप को दे सकता हूँ। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है
यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको तो सिर्फ एक चाहिए। तो ये क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को इससे ले लेता है और ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जो हैलोजेंस हैं, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी वो हैलोजेंस के अंदर सबसे ज़्यादा है। इनके अंदर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारे काम कर जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन छीन भी लेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे। इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लविंग टुवर्ड्स जो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा होगी। ये किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। इसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई और इसीलिए इनको कहा गया कि ये सब कैसे हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये सब जो थे इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 तो किसी से ले नहीं पाएंगे, जब 7 किसी से ले नहीं पाएंगे तो ये सोचते हैं कि अरे यार एक है यहाँ पर, इसको भी चलो किसी को दे देते हैं, इसको किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉनों को जो छोड़ने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉनों को जो दान कर देने की टेंडेंसी है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहे जाते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये जो एलिमेंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर फ्लोरीन है, ये सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जो यहाँ का एलिमेंट आएगा इस जगह का, ये आएगा, ये होता है फ्रांसियम Fr। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। थेरेटिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके पहले वाला जो सीजियम है, ये सीजियम सबसे ज़्यादा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को देने की जो टेंडेंसी है ज़्यादा है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। इसी में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको हमने कहा दे आर मेटल्स, दे आर मेटल्स। तो इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने मेटल्स कहा है, इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हमने नॉन मेटल्स कहा है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से और राइट बढ़ते चले जाते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट आते चले जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। ये तो हो गया छोटा सा फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल का, जो हम लोगों ने देखा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अच्छा, अब ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर देता है या किसी और के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एटम के बाहर 4 या इससे भी ज़्यादा शेल्स होती हैं। इनको हमने कहा है शेल्स। ये हैं शेल्स K, L, M और N। इन शेल्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उनकी संख्या फिक्स है। इसमें मैक्सिमम 2, 8, इसमें 18 और इसमें 32। ये मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, इन शेल्स के अंदर यहाँ पर सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स होती हैं या इनको हमने ऑर्बिटल्स कहा है, इनको हमने ऑर्बिटल्स कहा है। कितने प्रकार के ऑर्बिटल्स हैं? ऑर्बिटल्स है S, P, D और F। अब K के अंदर कौन सी ऑर्बिटल है? K के अंदर S ऑर्बिटल है। L के अंदर कौन सी है? L के अंदर S और P ऑर्बिटल है। M के अंदर कौन सी है? इसके अंदर S है, P है और D ऑर्बिटल है। इसमें कौन सी है? इसमें S है, इसमें P है, इसमें D है और इसमें F है। अब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो S में आते हैं तो हमने कहा ये S ऑर्बिटल, S ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर P में आते हैं तो हमने कहा कि ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर D में आते हैं तो हमने कहा ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अगर F में आते हैं तो हमने कहा इनको ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18 और 32 इस तरीके से होता है। अच्छा, हमने ऑक्टेट रूल देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया है, नाम है सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड का, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले
सोडियम है, सोडियम का हमने ये देखा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में हम यहाँ देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन एक हैलोजन है, सोडियम एक मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या है, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, नहीं देगा। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बिल्कुल दे देगा। ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये सोडियम आयन बन जाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं तो आता है 2 8 1। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये 7 किसी से ले नहीं सकता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देता है। लूज करने के बाद जो इसके अंदर की शेल बची, उस अंदर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये सोडियम का आयन हो गया। यहाँ पर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज आ गया नेगेटिव। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। जब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर 2 आयंस बन गए, Na+ और Cl-। अब हमको पता है कि आयंस में आपस में अगर वो अपोजिट हैं तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये सोडियम और क्लोराइड ये एक साथ आ जाएंगे और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार की जो इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्डिंग हुए, उसी बॉन्डिंग को हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड हो गया, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और ट्रांसफ़र होने के बाद जो आयंस बचे, उस आयंस में अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स। ये हो गए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अच्छा, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में एक ये कंपाउंड है, ये है मीथेन। अब मीथेन में देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसके अंदर सिर्फ K शेल है तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी की कितनी है, डेफिशिएंसी भी 1 इलेक्ट्रॉन की है। कार्बन के पास डेफिशिएंसी कितनी है, 1 2 3 और 4। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन का केस ये हो गया कि अब फिर से एक कंडीशन लेते हैं कि बाज़ार में वो सामान 100 रुपये का मिल रहा है, इस बार 50 रुपये मेरी जेब में और 50 रुपये आपकी जेब में। अब आप बताइए, वो 50 रुपये आप मुझे दे देंगे या 50 रुपये मैं आपको दे दूंगा। अब ऐसा होगा कि ना 50 रुपये हम आपको दे देंगे और ना 50 रुपये आप हमें दे देंगे, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर हो गई यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा चलिए 50 और 50 दोनों लोग आपस में मिला लेते हैं और वो सामान बाज़ार से खरीद लेते हैं और उस सामान को हम लोग मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। उस सामान को हम लोग क्या करेंगे, मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने 50 और 50 रुपये अपने क्या कर लिए, आपस में शेयर कर लिए। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग करते हैं, ये आपस में शेयरिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ शेयर होता है इस तरीके से, तो इस हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई। अभी इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और हैं। अब गिने 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसने क्या किया, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर फिर से शेयरिंग कर ली, एक दूसरे हाइड्रोजन के पास फिर से शेयरिंग कर ली। अब हो गए 1 2 3 4 5 6। तीसरे हाइड्रोजन के साथ फिर शेयरिंग कर ली और चौथे हाइड्रोजन के साथ फिर शेयरिंग कर ली यहाँ पर। अब इसने 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड को शेयर कर लिया। जब चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड इसने शेयर किया तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हर हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर क्या किया, म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग, ये हुई म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग। हाइड्रोजन ने एक कार्बन को दिया, कार्बन ने एक हाइड्रोजन को दिया और दोनों ने शेयर कर लिया। तो इस शेयरिंग की वजह से यहाँ पर बॉन्ड बना और इस बॉन्ड को हम एक सिंपल डंडे से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को हम किसी लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर इस बॉन्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी बॉन्ड को हमने कहा है कि ये क्या हो गया, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन ने एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और दूसरे कार्बन ने 3 बॉन्ड किसी और 3 एटम के साथ बनाया। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दोनों में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। और ये बॉन्ड कैसा है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन कह रहा है कि मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्यों शेयर करें, हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है इस तरीके से इस कार्बन के साथ। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ये, और ये किन्हीं 2 अदर एटम्स के साथ शेयरिंग कर लेता है। जब 2 के साथ शेयरिंग करता है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पहले में बना था ये सिंगल बॉन्ड, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये बन गया डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार से फिर ये कार्बन कहता है कि हम दूसरे कार्बन के साथ क्यों ना 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें यहाँ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, और दूसरा कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है और चौथे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी दूसरे एटम के साथ कर लेता है। तो यहाँ पर जो ये बना, इसको हमने कहा कि ये बन गया 1 2 3, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसको हमने कहा ट्रिपल बॉन्ड। कभी कभी बच्चे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये 2 कार्बन है, दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्यों नहीं ये चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे और इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। शेयर कर सकते थे लेकिन शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे इस कार्बन का, तो ये कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में 3 कार्बन तो फ्रंट की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ये जो चौथा कार्बन ये फ्रंट पर ना आकर के और पीछे की तरफ चला जाता है। जब ये पीछे की तरफ चला जाता है तो पीछे से आगे की तरफ शेयरिंग करना ये संभव नहीं हो पाता है, इसलिए चौथे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस कार्बन के साथ नहीं हो पाती। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के हो गए, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड हो गया और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर एक हम स्ट्रक्चर देखें, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एटम है। नाइट्रोजन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन यहाँ पर क्या करता है, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया ये, और इसने बना दिया कंपाउंड NH3 बना दिया। इसके पास अभी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो खाली रह गए, यहाँ पर इसने NH3 बना दिया, और NH3 में जो ये 3 बॉन्ड्स बने ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। ठीक, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। अच्छा, एक कंपाउंड यहाँ पर है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमने क्लोरीन को देखा, ये क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन एक हैलोजन है। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट रहती है, वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H+ इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ले लिया और इसको एक इलेक्ट्रॉन ले करके और इसको छोड़ दिया। अब ये Cl- हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और ये कहीं चला गया, किसी और के साथ इसने रिएक्शन कर लिया और H+ यहाँ पर वैकेंट हो गया। इसके बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन ने इससे ले लिया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसको अपनी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये किसी से शेयर नहीं कर सकता है, किसी को डोनेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, अब अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठा था, अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली थे, जिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने किसी भी दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करी है। अब ये कहता है कि मेरे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे सकता हूँ, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा इसको। ये क्या कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर कर लेंगे। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग थी और इक्वल शेयरिंग थी, वैसे ही इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। लेकिन ये शेयरिंग म्यूचुअल तो है बट इक्वल नहीं है, ये शेयरिंग इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो ये शेयरिंग है ये सिर्फ एक एटम के द्वारा है। तो जिस एटम ने यहाँ पर शेयरिंग करी, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए, उसको हम कहते हैं ये डोनर एटम हो गया, और जिस एटम ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिए उसको हमने कहा ये एक्सेप्टर एटम हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। और इस बॉन्ड को हमने कहा कि ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और जो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर चार्ज था, वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, वो चार्ज नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा NH4+। ये कंपाउंड बन जाएगा NH4+। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं, और चौथा हाइड्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और इस नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गया NH4+। अच्छा, एक और बहुत मज़ेदार बात है, ये NH4+ है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये भी कहीं इधर उधर भटक रहा था, ये भटकते भटकते कहीं NH4+ के आसपास आ गया। अब जैसा कि फिजिक्स में कहा जाता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा NH4Cl। अब हमने इसको कहा कि ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। अब ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बन गया N, 1 2 और 3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और चौथा हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। यहाँ पर पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव निकल गया क्योंकि उस निगेटिव से ये न्यूट्रलाइज हो गया, और ये हो गया Cl। तो ये हो गया NH4Cl। अब NH4Cl में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड तीनों ही होते हैं। तो ये बात हो गई आयनिक बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। सबसे लास्ट में एक छोटा सा क्विज का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन। आपको ये बताना है कि केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं वो एटम्स के बीच में बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, कंपाउंड्स के बीच में बनते हैं, या इसमें से ये 3 ऑप्शन सही है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके आंसर्स का इंतज़ार करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सलाह है तो उस सलाह को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए आगे और क्या किया जा सकता है, आप मुझे बताएंगे तो इस वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा, और अच्छी से अच्छे जो कंटेंट है उस कंटेंट को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। हाँ, जो लास्ट में क्विज़ दिया गया उस क्विज़ का आंसर आप नीचे कमेंट में लिखिए, और आप इंटरेक्ट करिए। इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी समझ में आएगा कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।